आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन की पहले दिन और काफी महत्वपूर्ण दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि इस डिक्लेरेशन में क्या भारत अपने एजेंडे पे आगे बढ़ पाएगा। उनका एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कराने की बात हुई, जिसपे चाइना और सहित दूसरे मुल्कों ने भी उस पर सहमति दी और जिस एजेंडे को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के आगे बढ़ रहा है भारत, उस पर एक तरह से ठप्पा दुनिया के तमाम मुल्क जो इसमें शामिल हुए हैं उन्होंने लगाया। डिक्लेरेशन में यह कहा कि राजनीतिक चर्चाओं से ज्यादा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन ही अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि भरोसे का संकट पैदा हो रहा है, आतंकवाद किसी भी परिवेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर भी सबने मुहर लगाई है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और डिक्लेरेशन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप देख सकते हैं जन टीवी की स्क्रीन पे भी। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, डॉक्टर अंशु भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सिंह साहब, करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस डिक्लेरेशन को किस तरह से देखा जाए? ये माना जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम, भारत को एक परिवार, पृथ्वी एक परिवार के रूप में सारे नेशंस इस बात को समझे। क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत जिस एजेंडे को लेकर के पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करता रहा, उसमें 2 कदम आगे बढ़ पाए? देखिए योगेंद्र जी, संदेश बहुत अच्छा है। जैसा थीम से भी स्पष्ट था, ये एक बेसिक वननेस होनी चाहिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड की बात थी, तो एक वननेस होनी चाहिए। तो ये संदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार में जो डिक्लेरेशन में पॉइंट आए हैं, जो चीजें रखी गई हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी कार्य योजना है या नहीं है, अभी ये देखना बाकी है उसमें। और कार्य योजना भी एक टाइम लाइन के साथ हो तब हो सकता है, नहीं तो आज तक जितनी डिक्लेरेशन आई हैं सब में मल्टीलेटरलिज्म का वर्ड यूज हुआ है, ओपननेस का, ट्रांसपेरेंसी का हुआ है, ग्रीन डेवलपमेंट का हुआ है, एसडीजीज को परस्यू करने की बात कर है। दूसरे संगठनों की डिक्लेरेशन है उनमें भी ये सब चीजें सम्मिलित हैं, अभी ब्रिक्स में भी थी और एससीओ में भी थी। तो इन पे काम कितना होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है वो एक कॉरिडोर की बात है, यूरोप इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, उसका उन्होंने अप्रूव किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण के साथ साथ ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है उसके एक काउंटर पार्ट के रूप में आप और हम देख सकते हैं, अगर ये कॉरिडोर बनता है, आगे बढ़ता है। क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव पहले बहुत हुए हैं, लेकिन कोई न कोई कारण ऐसा हुआ, हो सकता है वित्तीय संकट और कोई कारण रहे होंगे, तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो किस तरीके से बढ़ेंगे ये, उसकी चिंता की बात है। दूसरा, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूएन का अभी मिड टर्म रिव्यू है, वो ये कहता है कि जो संपोषित लक्ष्य हैं उनमें 15% ही राइट ट्रैक पे हैं, 48% हैं वो राइट ट्रैक पे नहीं है, और 37% हैं वो तो स्टेगनेट हैं या रिवर्स हैं। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये स्थिति यूएन बता रहा है 2023 में, तो 15% ही राइट ट्रैक पे हैं, तो उनको राइट ट्रैक लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कहा गया है इसमें। केवल ये कह देने मात्र से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको हम एक्सेलरेट करेंगे। अगर हम देखें तो पिछले 2020 से 2023 तक 165 मिलियन लोग पॉवर्टी में धकेल दिए गए हैं वापिस, जो अबव पॉवर्टी थे वो वापिस चले गए हैं। इसी तरह 2030 तक 600 मिलियन लोग पॉवर्टी में होंगे, तो उनसे कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, इसका कोई क्लियर कुछ नहीं लगता मुझे। हाँ, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की बात की है, ग्रोथ को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होने की बात की है, लेकिन वो किस तरीके से होगा, एक्शन मॉडल नहीं लगता। तो उसके लिए क्या होगा, क्या कोई वर्किंग ग्रुप बनेगा, क्या कोई और कमेटी बनेगी, क्या करेंगे, तो ये नहीं लगता। एक अन्य जो महत्वपूर्ण है जिस पे विवाद था वो यूक्रेन को लेके था।
और यूक्रेन को लेके काफी विवादास्पद हुआ, वर्ड्स को लेके भी और कंटेंट को लेके भी। अल्टीमेटली सबकी सहमति बन गई कि यूक्रेन के मामले में न्यूक्लियर पावर को हम यूज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर पे रेस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर ऐसा है जिसपे, न्यूक्लियर वेपन ऐसा है, उस पर कोई कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, वो दुनिया को बर्बादी का कारण बन सकता था। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी यहाँ हैं, उन्होंने भी अपने प्रस्ताव रखा, अपने अर्ज भी की, सबसे अपील की कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए और जो यूएन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 21वीं सदी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इनमें मूलभूत सुधार होना चाहिए। वो सुधार के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लेंगे? सुधार के लिए सब कहते हैं यूएन में सुधार होना चाहिए, विकसित देश भी कहते हैं, विकासशील भी कहते हैं, लेकिन किस तरीके से हो, प्रोसीजर क्या हो, उसके लिए अभी कोई सहमति नहीं बन रही है। तो डिक्लेरेशन बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, एम्बिशियस है, लेकिन उसको धरातल पे लाने की समस्या रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 साल और G20 है वो विकासशील देशों के, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके प्रेसिडेंसी में रहेगा। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ का कुछ हित जो विकासशील देश हैं उनके हित में जो विकसित देश हैं वो कुछ न कुछ काम करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। योगेंद्र जी। बिल्कुल, करमवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी जैसे सर ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि दुनिया गरीबी में भी धकेली जा रही है। धकेली जाने का शब्द मैं इस वजह से कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो होती हैं वो पूंजीपति को पूंजीपति और गरीब को गरीब करता जा रहा है, एक सैंडविच बनती जा रही है व्यवस्था। तो ऐसे में लगता है कि इस डिक्लेरेशन या इस समिट से उन लोगों की कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी। केवल मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो वाकई गरीबी की पोजीशन में जाते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ राह दिखाई देगी इसमें, क्योंकि यूएनओ पे आस्था इस डिक्लेरेशन के जरिए भी जताई है कि हमें सबको यूएनओ की रूट से, तो या कहूं कि उसकी जो गाइडलाइन है उससे तो बंधे रहना है। देखिए योगेंद्र जी, G20 का जो फॉर्मेशन है वो उसका पर्पज ही ये था कि जो इकोनॉमिक इश्यूज है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, और इसमें दोनों तरह के देश शामिल है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, G7 भी हैं, और डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। जिस तरह के इश्यूज इसमें उठाए गए आप देखेंगे, जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की बात की गई है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई है, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर इक्वालिटी की, और इसके अलावा मालन्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की बात की गई है। और ये सारी समस्याएं जो है, चाहे कुपोषण की हो, चाहे गरीबी की बीमारी, गरीबी की समस्या हो, चाहे करप्शन हो, ये सारी समस्याएं कहाँ है? ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है जिनको ये ग्लोबल साउथ कहेंगे आप, उन कंट्रीज में ज्यादा है। और भारत में आप कहेंगे कि इन सब चीजों में भारत जो है वो सब पे पिछड़ा रहा है, चाहे वो कुपोषण का मामला हो, चाहे जो जेंडर इक्वालिटी के दूसरे इश्यूज है उनको, पैरामीटर्स की बात जहां तक आती है, तो इन देशों के ऊपर काम करने की जरूरत है। और दूसरा, जैसे कि करोड़ी सिंह जी ने भी कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो विकसित देशों को, विकासशील देश हैं, उनको कितनी मदद दे पाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है तो ये अपने अपने हितों को जो है प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। ग्रीन डेवलपमेंट की बात है, क्लाइमेट चेंज की, तो कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें तो इतना कार्बन उत्सर्जन हो ही नहीं रहा है जितना कि इन देशों ने किया है। सो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो गोल इतने बड़े बड़े आपने लक्ष्य रखे हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप होना चाहिए, उस रोड मैप ये कोई स्ट्रेटजी हो, और जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिम्मेदारी तो ज्यादा इन विकसित देशों की बनती है। तो इन इश्यूज के ऊपर मुझे लगता है कि एक जो है कार्य योजना इनको बनाने की जरूरत है, क्योंकि लगभग सभी मीटिंग्स में आप देखेंगे जितने भी बड़े जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इस तरह के गोल जो है वो रखे जाते हैं। इस डिक्लेरेशन में आप देखेंगे कि बार बार यूएन चार्टर की बात की गई है, यूक्रेन मसले पे भी चाहते हैं कि सभी 4 बार चर्चा की गई है, उसमें भी 37 पेज के इस डिक्लेरेशन में आप देखेंगे तो यूक्रेन पे 4 बार चर्चा की गई, यूएन का बार बार जिक्र किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगभग 3 पैराग्राफ में आप देखेंगे कि यूक्रेन का 4-5 बार जिक्र हुआ है, और मेन फोकस उस पर किया गया है फूड सप्लाई को लेकर के, सप्लाई चेन करके, कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या, खास तौर पे जो अफ्रीकन देश हैं उनमें फूड क्राइसिस जो है हो जाता है, क्योंकि
ग्रेन्स का सप्लाई को लेकर के जो है वो डील एक बार हुई थी, वो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। टर्की में जो हुआ था, टर्की के जो एफर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है। दोबारा भी ऐसी चर्चा हुई कि रशिया और टर्की के बीच में कोई ऐसा समझौता हो जाए ग्रेन सप्लाई को लेकर के ना। तो इन मुद्दों को भी इसमें डिक्लेरेशन में उठाया गया है और ये भी कहा गया है कि ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं फूड सप्लाई के, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाना चाहिए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस है उसके ऊपर उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इन मसलों के ऊपर रशिया जो है वो कितना अमल कर पाता है, दुनिया के दूसरे देश जो हैं कितना उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं इस तरह, क्योंकि ज्यादातर सबसे बड़ी बात यही होती है कि मुझे जो लगता है कि मैं किसी से सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल को देखूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर आप रखिएगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे डिक्लेरेशंस या समिट होते हैं तो उसमें पहले, जैसे अक्सर ये बात उठाई जाती है कि बजट आप पेश कर रहे हो, लेकिन बजट से पहले ये तो बताइए कि पिछले बजट की समीक्षा की, क्या क्या पोजीशन, क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, कितनी पॉलिसीज को हमने लागू किया है। इसी तरह से इस तरह के समिट्स में भी एक दिन पहले, बजाय द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर दूसरे चहलकदमी हो या मुलाकातें हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अब से पहले या मीटिंग्स कंटिन्यू जो चली हैं साल भर, उसमें इस बात को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, वो चाहे सांस्कृतिक मुद्दों पे हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हो, चाहे दूसरे इश्यूज पे हो। हम कहाँ पहुंच पाए, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना हमने अचीव किया है। क्या आपको लगता है करमवीर जी कि वास्तव में एक एजेंडा ये भी होना चाहिए कि सफलता कितनी रही आपकी डिक्लेरेशन की, या पहले जो प्रीवियस में जो चीजें हो चुकी हैं उनकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रिव्यू तो किया ही जाना चाहिए कि जो गोल आपने जो टारगेट रखे हैं उनको कितने टारगेट्स को आपने पूरा किया है, किस सीमा तक आपने पूरा किया और उसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तभी तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को आप हासिल कर पाएंगे। जो समावेशी विकास की जब आप बात करें तो समावेशी विकास तो तभी हो पाएगा जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स हो पाएगी। तो जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी जबकि इन विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्लाइमेट चेंज की बात जहां तक है, ग्रीन डेवलपमेंट की बात है, इन देशों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है तो कोई भी करने को तैयार नहीं होता। बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ग्रीन डेवलपमेंट कैसे होगा, इस गोल को कैसे हासिल किया जाएगा? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने यही बात एक कही है कि हम सब लोगों के साथ में एक बात जरूर है कि हम कहीं ना कहीं दुनिया में भरोसे का संकट पैदा कर रहे हैं, भरोसा टूट रहा है लोगों का। तो ऐसे में जो संदेह होता है, वो जो आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन की बात अक्सर की जाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका विकसित राष्ट्रों की है, जिस पर अक्सर कहा जाता है। चलिए, अंशु भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैम, वैसे तो अगर देखो, जब इस संगठन को बनाया गया तो इसका मकसद यही था कि आर्थिक रूप से हम बेहतर कर सकें, दुनिया के मुल्कों में ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकें। लेकिन अभी डिक्लेरेशन जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये बात कही भी गई है कि राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा बेहतर चर्चा होनी चाहिए आर्थिक मुद्दों पर। एक बात और कही इन्होंने इसमें डिक्लेरेशन में, आपने देखा होगा कि दुनिया के वो शहर, खासकर इन कंट्रीज के जो इसके मेंबर हैं, वो जो बेहतर विकास की ओर अग्रसर होता है, उन्हें ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। खासकर शहरों को, कंट्री ने शहरों का जिक्र किया है, बायोफ्यूल का जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन को आर्थिक जगत से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो कुछ लगता है आपको कि हाँ, एक चीज और जिस पे कल हमने जिक्र भी किया था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई डिक्लेरेशन में बात आनी चाहिए। अब कहा गया है कि एक रूप इसका होगा, तो यहाँ कुछ लगता है आपको कि आर्थिक रूप से इस डिक्लेरेशन में हो या इस समिट में हम कुछ नई चीजें देख पाएंगे? सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी यही कहूंगी कि इस घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से मानव केंद्रित आर्थिक विकास तथा मध्यम और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को संबल प्रदान करने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रखी गई है। ये देखा जाएगा कि अपन कितना मतलब ये सब कर पा रहे हैं। और जहां तक क्रिप्टो करेंसी की भी बात अभी कह रहे हैं तो उसके लिए भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक बिल्कुल अलग अलग सब हो रहा था, तो उसको यही जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसको देखते हुए उनमें भी एक सा रूप आना चाहिए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है। और आज ही हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने $200 बिलियन
उन्होंने कहा है कि ये मल्टीलेटरल जो बैंक हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए, मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है कि वो मध्यम और अल्प आय वाले देशों को उनको सहायता मिले, फाइनेंशियल वित्तीय संबलता प्रदान करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जरूरी है कि हम उन राष्ट्रों को भी आगे लेके आए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगी कि आर्थिक विकास के इस दृष्टिकोण की अगर अपन बात करें तो इस G20 इसमें अपने राजस्थान का भी उल्लेख हुआ है और जयपुर में MSME के बाबत जो G20 के संकल्प में इस घोषणा में इसको पैरा 19 में उल्लेख हुआ है इनका, और कहा गया है कि MSME को अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंटीग्रेट करने के लिए, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जरूरी है कि अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ उसमें इस उद्देश्य को शामिल किया जाए। तो MSME के डेवलपमेंट की हमारे जयपुर की इसको पैरा 19 में शामिल किया जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जरूर है कि MSME के डेवलपमेंट के लिए आगे हम कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वार्ता से ही लक्ष्य प्राप्त हो पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उस तरह की वार्ता में आगे आए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो उल्लेख किया गया है वो मैं बोलूंगी कि महिला सशक्तिकरण पे, महिला सशक्तिकरण पे यानी इन्होंने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक भूमिका देकर फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन इनमें उन्हें एम्पावर किया जाए। और जैसा कि अब हमें मालूम है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डेवलप होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फूड, हेल्थ और एजुकेशन दो एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़े पिलर्स हैं जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कह रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन सब में महिलाओं को आप सशक्त करेंगे तो जो विमेन एम्पावरमेंट का जो हम गोल लेके चलते हैं कि महिलाओं की भागीदारी आर्थिक रूप से संबल हो, वो हम प्राप्त करने में आगे आ जाएंगे। तो ये भी है कि और इसमें सहमति बन भी रही है बहुत से राष्ट्र। और जैसा कि अभी सर ने भी कहा था कि ये जो कॉरिडोर बना है इंडिया US और मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर बना है, तो जिसमें के रेलवे, पोर्ट्स और डेटा कनेक्टिविटी ये होगी, तो ये देखा जाएगा कि सही में एक काउंटर देखा जा रहा है जो चाइना बेल्ट इनिशिएटिव है, तो ये उसका एक काउंटर देखा जा रहा है। ये जरूरी है कि ये कहाँ तक हम वहां पर पहुंच पाते हैं। और अगर ये इस तरह से चला तो ये नो डाउट के यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम आगे आएंगे ही आएंगे। तो ये बिल्कुल, बस बड़ी बात यही है कि जैसे करमवीर जी ने एक संदेश जाहिर किया है कि डिक्लेरेशन, या करोड़ी सिंह जी ने जो कहा कि धरातल पे भी उतरने चाहिए, डिक्लेरेशन बहुत अच्छे हैं, इससे पहले के डिक्लेरेशन देखें वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत एक अपने मकसद में जरूर कामयाब हुआ। खास ही जो एक संदेह था कि यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर के जिक्र जरूर होगा, और जिक्र होगा तो भारत डिक्लेरेशन के जरिए क्या रास्ता निकाल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी बेहतरीन तरीके से बात कह दी गई है और सबने इस बात पर सहमति भी जाहिर की है कि वहां पे जिस वेपन्स को एक हम निषेध उसके अंदर मानते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया के मुल्कों के सामने एक चुनौती के साथ साथ ये डिक्लेरेशन एक मार्गदर्शन का काम भी करेगा। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें छूने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर चिंता जाहिर करने के साथ साथ इस बात को बड़ी मजबूती के साथ में रखा है कि तमाम चीजों का सॉल्यूशन वसुधैव कुटुंबकम की जो थॉट है, आपका सोच है, उसी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी एक पृथ्वी, एक परिवार की तरह आप लोग एक विजन, एक मिशन, एक फ्यूचर, उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी ये तमाम चीजें धरातल पे उतर पाएंगी। इसी की तरह अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से उन्हें सबकी सहमति से इसमें शामिल कराने की बात कही है, और फिर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इस पर सबने सहमति भी जाहिर कर दी है। तो चले, पहले दिन के लिए अगर हम कहें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी बेहतर कहा जा सकता है इससे। और जो सहमति जिन एजेंडों पे लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो मिली है, चाहे वो आर्थिक जगत की बात हो, या फिर जलवायु परिवर्तन की बात हो, या पॉलिटिकल इश्यूज की बात हो। पॉलिटिकल इश्यूज में भी उस तरह से जो एक ये कहा जा रहा था, एक संदेश जाहिर किया जा रहा था कि कहीं कोई नया विवाद पनप सकता है। सर, समय कम है लेकिन 30 सेकंड में आपको दूं। हाँ बिल्कुल, मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि डिक्लेरेशन पे कंसेंसस बनने से
विश्व समुदाय का नए शीत युद्ध में भटकने से बचा लिया है विश्व को। नहीं तो अगर कंसेंसस नहीं बनती तो नया शीत युद्ध शुरू हो जाता, एक तरफ चीन रशिया और दूसरी तरफ दूसरे देश। आप सही कह रहे हैं। एटलीस्ट ये भी एक बहुत बड़ी सफलता G20 की कही जा सकती है, जो भारत के धरा पर यानी कि दिल्ली में, जिसको लेकर के मैं कह सकते हैं कि एक सफल मूवमेंट की ओर या सफल ये कहूं कि एक राह की ओर ये मूवमेंट बढ़ा है। इसके लिए वाकई जो टीम जो वर्क कर रही थी इतने टाइम से, क्योंकि मैनेज करना तमाम चीजों को और इस बात को जहन में उतारना कि इसका मकसद ये है और इससे यूं स्थितियां बिगड़ सकती हैं, वही सबसे बड़ी बात होती है, जिसको कहा भी गया है कि हर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन आपको करना है तो टेबल टॉक है, और आप बिना चर्चा के आप उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं जो हर कोई चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।